लखनवी कौन है? तो उसका बड़ा अच्छा उत्तर था और मुझे लगता है कि आप सब उससे एग्री करेंगे। असली लखनवी वो नहीं जो लखनऊ में रहता है। असली लखनवी वो नहीं जो लखनऊ में रहता है। असली लखनवी वो है जिसमें लखनऊ रहता है। ठीक है। और आपकी तालियां और मुस्कुराहट लगातार बनी रहे, क्योंकि जब भी मैं लखनऊ आता हूं पहला मैसेज आता है कि मुस्कुराइए आप। तो मुझे लगता है कि आप लोग जिन फैकल्टीज का, मेंटोर्स का इंतजार कर रहे थे, तो वो घड़ी आ चुकी है और मैं कोशिश करूंगा कि सभी फैकल्टीज को बुलाने की। तो सबसे पहले मुझे लगता है आपने हर दूसरा वीडियो जब आप यूट्यूब पे देखते होंगे तो उनका देखते होंगे जिनका स्टाइल थोड़ा कैजुअल है, लेकिन वो व्यक्ति बहुत फिनोमिनल है। मुझे लगता है कि जब भी मैं उनके वीडियोस को देखता हूं कुछ ना कुछ सीख के जरूर जाता हूं। लेट्स ऑल वेलकम विजयन चौहान सर। आप सब जब स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म पे पॉलिटी के कॉन्सेप्ट को बहुत इजीली ओवर होते देखते हैं, हमारे अमृत उपाध्याय सर साथ में तालियां लगातार बजाते रहिए। PSIR के महान धुरंधर शशांक त्यागी सर, PSIR हिंदी में शानदार धुरंधर अमरेंद्र पांडे सर, एंथ्रोपोलॉजी के शानदार फैकल्टी हमारे मंगल सिंह सर, आप सबका स्वागत। तालियां रुकनी नहीं चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी डिस्टिंग्विश फैकल्टी से कि आप लोग प्लीज अपना स्थान करते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आदरणीय स्वप्निल सर से कि वो आए और हमारे सभी फैकल्टीज को, मेंटर्स को स्टॉल से सम्मानित करें। स्वप्निल सर, तालियां नहीं रुकनी चाहिए, लखनऊ है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अब मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे जो नेशनल एंथम है जन गण मन, उसके लिए थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाइए। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। थैंक यू। जय। ठीक है। हाँ, बस बस, मैंने क्या कहा था, असली लखनवी वो है जिसमें लखनऊ बसता है। ठीक है, आप सब लखनऊ के स्पिरिट हैं। चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले स्टेज पे मैं बुलाना चाहूंगा उन व्यक्ति को जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। जब भी आप स्टडी IQ IAS के प्लेटफॉर्म पे आते हैं, बहुत से प्रोग्राम, चाहे वो 4D हो, इतिहास गवाह हो या पॉलिटी की क्लासेस हो, जब भी मैं उनके पास एक मित्र के हैसियत से गया, एक स्टूडेंट के हैसियत से गया, हर समय कुछ ना कुछ मैंने पाया।
मैं बुलाना चाहूंगा स्टडी आईक्यू के चीफ एकेडमिक ऑफिसर आदरणीय अमृत उपाध्याय सर को। वो आए और स्टूडेंट्स को संबोधित करें। आदरणीय अमृत उपाध्याय सर। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, मैं देख रहा हूं कि आप में से ज़्यादातर लोग जो हैं वो यूनिफॉर्म में हैं, इसका मतलब कॉलेज वाले बच्चे ही हैं। थोड़ा सा हल्ला को कम करते हैं, फिर प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। कितने लोग अग्री करते हैं हल्ला नहीं होना चाहिए? और कितने लोगों को लग रहा है आवाज़ आ ही नहीं रही है कायदे से? नहीं, ये सारे लोग उठा रहे हैं हाथ की, आवाज़ नहीं आ रही है। जैसे इतनी देर हुई है, वैसे 30 सेकंड और सही, आवाज़ ठीक कर लेते हैं। बिना आवाज़ के कैसे आगे बढ़ेंगे? अब ठीक है? आ रही है? बुलंद आ रही है, दबी हुई आ रही है? आप लोगों की बुलंद नहीं आ रही है ना आवाज़। आप लोग बताइए, बुलंद आवाज़ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अब लगी बात। चलिए, लखनऊ शहर मेरा प्यारा शहर है, और लखनऊ शहर के बारे में अगर मैं कहूँ, कोई भी शहर जब बनता है वो प्रकृति ने बसाया हो, या शहर कंक्रीट से बना हो, या लोहे से बना हो, स्टील से बना हो, लखनऊ ऐसा शहर है जो मोहब्बत से बना हुआ है। और जिस मोहब्बत से बना है, उस मोहब्बत का नाम ही लखनऊ है। तो यहां, हालांकि मुझे देखकर आपको अंदाजा लग रहा होगा कि मैं लखनऊ क्यों आता हूँगा। खान पान की खुशबू यहाँ खींच कर ले आती है, और उसका भरपूर मैं फायदा उठाता हूं। लग रहा है ना देख के? अब चलिए जल्दी से एक सर्वे कर लेते हैं, फिर कुछ पढ़ाई लिखाई से जुड़ी बातें करते हैं। कितने लोग यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं? कितने लोग यूपीपीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं? या कितने लोग 2027, 28, 29 में एग्जाम देने की तैयारी में हैं? अब बताइए, कितने लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश मीडियम से हैं? मैक्सिमम है। और कितने लोग ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम वाले हैं? ठीक है, जैसे महागठबंधन के जितने सीट्स हैं, मान के चलिए आपको भी उतना हैं, आप लोग भी। ठीक है, मुझे बताया गया है कि एक टॉपिक पर मैं डिस्कस करूं, और वो टॉपिक है आप लोग के लिए है कि अर्ली स्टार्ट करने वाले लोगों को क्या फ़ायदा होता है यूपीएससी के प्रिपरेशन में। और ज़्यादातर लोग क्योंकि 2028-29 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, इसलिए इस बात पर थोड़ी सी चर्चा करके, और मैं फिर, क्योंकि विजेंद्र सर हैं तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, वैसे मैं ज़्यादा समय लेता हूँ, लेकिन विजेंद्र सर को बुलाने की जल्दबाजी में मैं भी रहूँगा। जब अर्ली स्टार्ट की बात करें, सबसे अच्छा समय होता है जब आप ग्रेजुएशन के किसी भी ईयर में हैं, फर्स्ट ईयर में हैं, सेकेंड ईयर में हैं। एटलीस्ट आपको इतनी हैबिट डालनी चाहिए, इतनी आदत डालनी चाहिए कि करंट अफेयर्स में न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत हो। क्या हमारे साथ ऐसे लोग हैं जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? ठीक है। अगर नहीं पढ़ते और 2027-28 की तैयारी करना चाहते हैं, तो अभी से न्यूज़पेपर पढ़ना अपने हैबिट का पार्ट बनाइए। उसको बोझ मत बनाइए। वो पढ़ाई का पार्ट नहीं है कि 1 घंटा आज मैंने पढ़ाई की है। क्या पढ़ा है? न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर आपके डेली हैबिट का पार्ट होना चाहिए। दूसरी बात, एक और हैबिट पर ही बात करें कि सिलेबस, अगर आपको जिस भी फील्ड में, जिस वॉर फील्ड को जीतना है, वो पूरा आपको उसका दायरा पता होना चाहिए। तो सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए। अपने अपने कमरे में सिलेबस चिपका कर रखिए और सिर्फ देखा करिए। तीसरी एक हैबिट डालिए कि डेली सिर्फ 5 क्वेश्चंस देखने हैं, सॉल्व नहीं करने। सॉल्व इसलिए नहीं करना है कि सारे सॉल्व होंगे नहीं, अभी टॉपिक पढ़ा हुआ नहीं है, लेकिन 5 क्वेश्चन देखने की आदत डालिए। इससे यह होगा कि आपको अंदाजा लगेगा कि यूपीएससी के क्वेश्चंस इजी, मॉडरेट और टफ किस तरीके से पूछे जाते हैं। धीरे धीरे देखते देखते आपका माइंडसेट भी वैसा हो जाएगा। और चौथी आदत, हमेशा सिनॉप्सिस बनाने की रखिए। कुछ भी पढ़िए तो उसको कोशिश कीजिए कि क्या आप उसको शॉर्ट नोट्स में 5 पॉइंट में तोड़ पा रहे हैं या नहीं तोड़ पा रहे हैं। इन आदतों के साथ जब अगर आप अर्ली स्टार्ट के फायदे की बात करें, तो
आपने सुना होगा कि कोई व्यक्ति आईएएस बनता है, कैबिनेट सेक्रेटरी के पद तक चला जाता है भारत सरकार का, जो सबसे ऊपर ब्यूरोक्रेसी का जो सबसे बड़ा पद है वो है। लेकिन जब हम, ये कब होता है? ये होता है तब जब आप अर्ली, आपके 21 साल की प्रवेश की उम्र है, आप जाकर एग्जाम देते हैं, 21 साल में एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आपने अर्ली स्टार्ट किया तो आप उस पायदान तक पहुंच सकते हैं जो नौकरशाहों की का एक सपना होता है कि उस पद तक जाना है। या फिर आलोक रंजन सर जो हमसे एसोसिएटेड हैं, उनके बारे में आपको पता होगा कि वो एक्स चीफ सेक्रेटरी यूपी गवर्नमेंट थे। तो किसी राज्य में सबसे बड़ा पद जो है वो एक्स चीफ सेक्रेटरी का लेवल का है। वहां तक पहुंचने की एक ही संभावना है कि आप जल्दी एंटर करें। दूसरी बात, जहां भी आप पहुंचने वाले हैं, मान लीजिए आप अभी अगर तैयारी कर रहे हैं और पहुंचकर लग रहा है कि मुझे 27 देना है, 28 देना है, तो तैयारी कब से शुरू करें? 28 देने वालों को क्या 26 में तैयारी शुरू करनी चाहिए या 27 में तैयारी करनी शुरू करनी चाहिए? देखिए, इस एग्जाम में बहुत महत्व है कि आप तैयारी पहले कर लीजिए। रिवीजन के लिए आपको जितना अधिक टाइम मिलेगा उतनी ज़्यादा संभावना होगी कि आप उसमें छक्का चौका मारेंगे। ठीक है, तो ये फाउंडेशन अभी से भी शुरू करना, और इसके लिए आपको किसी कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। कोर्स में इनरोल हो जाना इज गुड थिंग, लेकिन अपने एकेडमिक को ध्यान में रखते हुए आपकी तैयारी, अपनी पढ़ाई लिखाई, कॉलेज वाली पढ़ाई लिखाई आपकी प्रायोरिटी है, ध्यान रखिए। लेकिन अगर आप तैयारी साइड से शुरू करना चाहते हैं तो इन सारी आदतों के साथ अपने फाउंडेशन को बिल्ड कर सकते हैं, और तब कोई इंस्टीट्यूट आपको मार्गदर्शन करेगा तो निश्चित तौर पर आपकी सफलता मिलेगी। अर्ली स्टार्ट के इन बहुत सारे फायदों को आपको समझना है। ठीक है, अब इस पूरे इवेंट में, क्योंकि शशांक सर भी हैं, मंगल सर भी हैं, सारे लोग ऑलमोस्ट इन चीज़ों के तैयारी के इर्द गिर्द आपसे बात करेंगे, इसलिए मैं इस वाले पार्ट को यहीं तक छोड़ता हूं। और विजेंद्र सर हैं तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मैं आप लोग का ज़्यादा समय लूं, कैजुअल हो या फिर फॉर्मल हो। ठीक है, लेकिन स्टाइल तो उन्हीं का चलना चाहिए। हाँ, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। बहुत अच्छे से सर ने बहुत सारी बातों को समझाया। फेमस विशेषज्ञ, फेमस एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं नदीम हसनैन साहब, उनकी किताब है ना, आपको सुनना चाहिए किस्सा। मैं क्यों आपको सुनाना चाह रहा हूँ, आपको पता आएगा कि जो लखनवी तहजीब होती है वो क्या होती है, लोग कैसे बात करते हैं। तो उनकी किताब है द अदर लखनऊ, हिंदी तर्जुमा उसका दूसरा लखनऊ। तो उन्होंने खुद का, थैंक यू सर, थैंक यू। तो उन्होंने खुद का ही एक किस्सा लिखा उसमें कि लखनऊ आए थे वो। हर व्यक्ति जब वो सलाद बनाता है तो वो खीरा काटता है ना, तो खीरा लेने निकले बाहर। तो अमूमन देखिए, जो मजबूत तगड़ा खीरा होता है अमूमन उसका दाम बहुत ज्यादा होता है। तो लेकिन वो जो मीठा वाला खीरा होता है जो मुंह में घुल जाता है, उन्हें लगा कि उसे खरीदा जाए। वो गए सब्जी वाले के पास, पूछे इसका दाम क्या है। उसने बताया, काफी ज्यादा दाम बताया नॉर्मल खीरे से। तो उन्होंने कहा भाई छोटा सा खीरा है, इसका दाम इतना ज्यादा क्यों है। अब देखिए, ये लखनऊ और लखनऊ की तहजीब कहां पे खेलती है। सब्जी वाला है, क्या कहता है कि सर अभी ये अरबतिया है ना, अभी इसके नखरे बहुत ज्यादा हैं, तो अभी नखरे ज्यादा हैं तो दाम भी ज्यादा है। तो लखनऊ और लखनऊ के लोग, जब भी मैं आता हूं, हर बात उनकी इसी बात पे, कभी ना कभी ऐसा लगता है कि दिल खुश हो जाता है। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और इंतजार बहुत नहीं आपका कोशिश करते हैं कि एक दृष्टांत से अगले जो हमारे मुख्य अतिथि हैं उनको भी बुलाने की कोशिश करें। महाभारत का युद्ध छिड़ा हुआ था, है ना, महाभारत का युद्ध छिड़ा था। श्री कृष्ण जी अपने शयन कक्ष में थे, दो व्यक्ति उनके पास आते हैं, है ना। एक सीधे आके उनके सिरहाने बैठ जाता है, दूसरा उनके पांव के पास बैठ जाता है। जो सिरहाने बैठता है वो है दुर्योधन, जो पांव के पास जाता है वो है अर्जुन।
और जाहिर सी बात है जब कोई सो के उठता है तो पहली नजर सामने पड़ती है, पांव की तरफ। अब दोनों गए थे श्री कृष्ण के पास हेल्प मांगने के लिए, और दुर्योधन डर रहा था कि कहीं अर्जुन को पहले मौका ना मिल जाए और वो पूरी सेना ना मांग ले। लेकिन अर्जुन ने क्या मांगा? अर्जुन ने कहा हमें आप चाहिए, श्री कृष्ण चाहिए। तमाम अक्षौणी सेना दुर्योधन ने ले ली, फिर भी महाभारत जीती किसने? युधिष्ठिर ने, पांडवों ने। इंपॉर्टेंस किस चीज की है? इंपॉर्टेंस है मेंटोरशिप की। कौन आपको गाइड कर रहा है और कैसे गाइड कर रहा है, कौन सारथी बन के आपको आगे ले जा रहा है। अब मैं जिनको बुलाना चाहूंगा उनके बारे में एक चीज बताता चलूं कि यूपीएससी का इंटरव्यू जहां पे होता है धौलपुर हाउस में, उसके बाद सबसे ज्यादा सफल कैंडिडेट अगर किसी व्यक्ति ने देखे होंगे तो वह हैं आदरणीय विजेंद्र सर। मैं आदरणीय विजेंद्र सर को बुलाना चाहूंगा स्टेज पे, वो आपको गाइड कर सकें और फ्यूचर के लिए बहुत से मार्गदर्शक बिंदु बता सकें। सर कैसे हैं आप लोग? मेरी आवाज साफ आ रही है? सबसे पहले नेशनल पीजी कॉलेज के प्रशासन का, उनके प्राचार्य का, जिस विश्वविद्यालय से यह संबद्ध कॉलेज है उस विश्वविद्यालय का, स्टडी आईक्यू की तमाम टीम का, और ख़ासतौर से मिस्टर स्वप्निल त्रिपाठी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग मी। मैं बता नहीं सकता कि लखनऊ के शहर में आकर, मैं इस तहजीब के शहर में आकर मैं कितना खुश हूँ। दरअसल मैं एक व्यक्तिगत तौर पर तो एक आभार व्यक्त करने के लिए भी आप लोगों के बीच आया हूँ। मैं दिल्ली के अभी तक जिन साथियों ने आपसे बात की, वे साथी अलग अलग फॉर्मेट में सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए पढ़ाते हैं। मैं उस श्रेणी का शिक्षक नहीं हूँ। आप लोगों ने मुझे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पढ़ाते हुए नहीं देखा होगा। मैं जैसे आप लोगों के शिक्षक हैं वैसे ही एक विश्वविद्यालय का शिक्षक हूँ, और दिल्ली के उस कॉलेज में पढ़ाता हूँ जिसे एक समय में दिल्ली कॉलेज कहा जाता था। अब उसका नाम बदलकर जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज हो गया है। और इस कॉलेज को 300 साल पहले एक मदरसा गाजिउद्दीन नाम से दिल्ली में शुरू किया गया, और 1824 में यह कॉलेज दिल्ली कॉलेज की तरह एस्टैब्लिश हुआ। यह वही कॉलेज है जो 1857 में 1857 में जब विद्रोह हुआ, 1857 का जो गदर हुआ, जो क्रांति हुई, उसमें इस कॉलेज में, जो कि अंग्रेज प्रिंसिपल था, तो जो क्रांतिकारी लोग थे वे आए और उन्होंने इस कॉलेज के तमाम जो अंग्रेज शिक्षक थे उनको मार डाला, या जो जैसा कि क्रांति में होना स्वाभाविक है वह सारी चीज़ें हुई, और अंततः यह कॉलेज बंद कर दिया गया। और उसके बाद आपके अवध ने, आपके शहर लखनऊ ने इस कॉलेज को दोबारा शुरू करने के लिए उस समय 1 लाख रुपया पूछा, और यमुना के किनारे का वह दिल्ली कॉलेज गोमती के किनारे के इस शहर लखनऊ, इस अवध के शहर लखनऊ के कारण फिर से खड़ा हुआ, जिसमें कभी मैं और डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति एक विद्यार्थी की तरह शामिल हुए, और आज मैं एक शिक्षक की तरह हूं। तो उस 1 लाख रुपए के लिए शुक्रिया, मेरे कॉलेज को बचाए रखने के लिए शुक्रिया। मैं आप लोगों से मुखातिब होकर इसलिए भी प्रसन्न हूं कि आप लोगों में मुझे उन्हीं विद्यार्थियों के चेहरे दिखाई दे रहे हैं जिन विद्यार्थियों को मैं रोजमर्रा अपने कॉलेज में पढ़ाता हूं, और उनसे जिन बातों को करता हूं उसी का कुछ हिस्सा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। मुझे बताया गया कि यहां पर तपस्या नाम से एक पूरा का पूरा उपक्रम चलता है, जिस उपक्रम में मुफ्त तमाम लोगों को तैयारी के, सिविल सर्विसेज की, स्टेट की और यूपीएससी की तैयारी के अवसर दिए जाते हैं। उसके लिए अलग अलग गतिविधियां आयोजित की जाती हैं।
एक शानदार उपक्रम हुआ और इस बात के लिए मैं साधुवाद देता हूँ इस उपक्रम के लिए। और उसी क्रम में चूंकि मैं पिछले 20-22 सालों से उस प्रक्रिया से हर साल गुजरता हूँ, जब मुझे उन मेंस क्लियर किए हुए कैंडिडेट से मिलने का मौका मिलता है जो कि इस सपने के साथ होते हैं कि वे देश की ब्यूरोक्रेसी में, देश की नौकरशाही में अहम कोई भूमिका पाएंगे। और आप लोगों ने अलग अलग जगहों पर मुझे ये कहते हुए सुना होगा कि मैं इस बात को लेकर कोई बहुत गर्व नहीं करता हूं कि इस देश के हर एक व्यक्ति को, हर एक युवा को एसेंशियली आईएएस बनने का सपना रखना चाहिए। आप जानते हैं कि मैं किसी सेलिंग पोजीशन पे नहीं हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सब लोगों को आईएएस बनना ही चाहिए, लेकिन इतना जरूर है और ये काम की बात है, ऐसे समझिएगा। जब आप ये कहते हैं कि आप इस देश की नौकरशाही में एक महत्वपूर्ण पद, चाहे वो आईएएस का हो, आईपीएस का हो, पीसीएस का हो, चाहे वो स्टेट सर्विसेज में किन्हीं सर्विसेज का हो, चाहे वे एसएससी जैसी परीक्षा, जो आपका सपना है, डजंट मैटर। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि आप उस पद के लिए एक आवेदक हैं, आप उस पद का सपना लेते हैं, तब आप एक मेरे देश का, इस भारत देश का बहुत जरूरी काम कर रहे होते हैं। क्योंकि उस समय आप इस देश के गणतंत्र में, क्योंकि हमारा देश केवल लोकतंत्र नहीं है, जो लोग पॉलिटिकल साइंस थोड़े से जानते हैं वे जानते हैं कि हम लोकतंत्र भी हैं और हम गणतंत्र भी हैं। वी आर डेमोक्रेसी एज वेल एज वी आर रिपब्लिक। तो जैसे ही आप ये सपने में अपना दावा पेश करते हैं, व्हेन यू क्लेम योर स्पेस इन दैट ब्यूरोक्रेसी, तब आप दरअसल इस गणतंत्र का एक बहुत अहम काम कर रहे होते हैं। क्योंकि गणतंत्र का मतलब यह है कि देश के हर पद पर, चाहे वह राष्ट्रपति का पद हो, प्रधानमंत्री का पद हो, मुख्यमंत्री का पद हो, या किसी डीएम का, एसपी का, एसडीएम का, कोई भी पद क्यों ना हो, उस पद पर इस देश में किसी को जन्म के आधार पर मौका नहीं मिलेगा। हम एक गणतंत्र हैं, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, नवाब का बेटा नवाब नहीं बनेगा। हम एक गणतंत्र हैं, इसलिए इस देश के प्रत्येक नागरिक के पास यह हक होगा कि वह अगर अदरवाइज एलिजिबल है तो इस देश के किसी भी पद का सपना ले सके। इसलिए जब आप उस सपने पर दावेदारी करते हैं, जब आप वो आवेदन भरते हैं, तब आप ये सिद्ध करते हैं कि आप सबकी आस्था इस देश के गणतंत्र में है। दरअसल गणतंत्र आपकी इस आस्था से ही बनता है। जिस दिन आप इस सपने को छोड़ देंगे, जिस दिन आपके मन में आ जाएगा कि मेरा कैसे हो सकता है, वहां तो जो अमीर है उसी का होगा, मेरा कैसे हो सकता है, मैं तो लड़की हूं, वहां तो केवल पुरुष का होगा, मेरा कैसे हो सकता है, मैं तो एक मुसलमान हूं, अल्पसंख्यक हूं, वहां तो केवल बहुसंख्यक का होगा, या ऊंची जाति वाले का होगा, या अमुक रेस का होगा, या किसी अमुक क्षेत्र के व्यक्ति का होगा, अमुक शहर का होगा। जैसे ही यह सोचकर आप उस सपने को तिलांजलि दे देते हैं, यह गणतंत्र कमजोर हो जाता है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? इसलिए आपका यह दावा, इसलिए आपकी यह इच्छा, आपका यह एस्पिरेशन, यह सपना इस गणतंत्र को मजबूत बनाता है। मैं दिल्ली से आपका यह आभार व्यक्त करने आया हूं कि आप गणतंत्र को मजबूत बना रहे हैं। इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि आपकी इच्छा हो या ना हो आपको यह सपना लेना है। जैसा मैंने कहा कि सपना लेने का हक आपका है, जिसमें हमेशा सपना न लेने का हक भी शामिल है। इसलिए आपकी बिल्कुल इच्छा हो सकती है कि मुझे आईएएस नहीं बनना, मुझे तो एक शिक्षक बनना है, मुझे तो एक शिक्षक भी नहीं बनना, मुझे तो अपना एक स्टार्टअप शुरू करना है। वेल एंड गुड, कोई परेशानी नहीं है इसमें। लेकिन कोई व्यक्ति मेरे देश के किसी नागरिक को यह न कह दे कि तुम्हें यह सपना लेने का हक नहीं है, क्योंकि जब ऐसा किया जाएगा तब गणतंत्र कमजोर होगा। लेकिन क्या सपना लेने का हक आपको सपना पूरा करने का अवसर भी देता है? These are two different things. The fact that you can dream, you can aspire, and fact that you believe that you can reasonably achieve that aspiration are two different things. 20-25 सालों से लगातार इतने सारे
कैंडिडेट्स को देखा है जिन्होंने मुख्य परीक्षा पास की और उसके बाद इंटरव्यू क्लियर किए और जाकर अलग अलग पदों पर गए, और उसके आधार पर मैं इस बात को हर मंच पर जाकर दोहराता रहा हूं, फिर से दोहरा रहा हूं कि यह कहना कि आप सब लोग बराबर कैंडिडेट होते हैं, यह सुनने में तो अच्छा है। सच्चाई यह है कि देयर इज अ ह्यूज एस्पिरेशन गैप। एस्पिरेशन गैप होता है जब हम कहते हैं कि हम एस्पायर कर सकते हैं, लेकिन हमें अंदर से ही लगता है कि यह एस्पिरेशन रीजनेबल नहीं है, मेरा तो नहीं होगा। आईएएस बनने वाले मटेरियल दूसरे लोग हैं, मैं तो चलो पीसीएस से काम चला लेता हूं, एसएससी कर लेता हूं, कोई प्राइवेट नौकरी कर लेता हूं। क्यों आता है ये डिफरेंस? ये डिफरेंस इसलिए आता है क्योंकि आपका सिलेक्शन केवल इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप एलिजिबल हैं या नहीं, यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि आपके प्रिविलेजेस क्या हैं और आपके डेप्रिवेशंस क्या हैं। अभी सबने बहुत विस्तार से बताया कि कैसे लखनऊ तो बड़ा शहर है, अब और किसी छोटे शहर की तरफ जाइए, टियर 3 सिटी की तरफ जाइए, किसी कस्बे और गांव की तरफ जाइए, वहां की बच्चियां जब ये सपना लेती हैं कि वो आईएएस बनना चाहती हैं तो उनको कितनी बाधाओं पर विचार करना पड़ता है। क्या वे आसानी से दिल्ली जा सकती हैं? क्या वे दिल्ली में सरवाइव कर सकती हैं? क्या दिल्ली के खर्चों को सह सकती हैं? क्या दिल्ली के जो उनके माँ बाप के मन में सुरक्षा को लेकर परेशानियां होंगी उन्हें देख सकती हैं? मुश्किल है ना। इसका मतलब कि गणतंत्र ने तो आपको बराबर का हक दिया, लेकिन इन सोशियो इकोनॉमिक स्थितियों ने आपसे इसमें से कुछ हक छीन लिया, एंड दिस इज व्हाट इज एस्पिरेशन गैप। ये जो एस्पिरेशन गैप है, इसे भरने की जिम्मेदारी, ध्यान रखिएगा, एस्पिरेशन जो है वो इंडिविजुअल नहीं होती। इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि आपके सपने आपके हैं। मैं तो लगातार कहता रहा हूं, जिन लोग सफल होते रहे उनसे भी कहता रहा हूं, आपकी सफलता सिर्फ आपकी सफलता नहीं है। ठीक उसी तरीके से जैसे कि आपका फेलियर केवल आपका फेलियर नहीं है। कितने सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं ना, जरा सोच के देखिए। मैं बार बार उदाहरण देता हूं। अक्षत जैन याद है लोगों को? प्रपोज टू दिस ग्लास ऑफ वाटर। लड़कियों के चेहरे पे कैसी खुशी आती है ना उस बच्चे को याद करके। आई मीन कॉलेज आफ्टर कॉलेज व्हेन आई टॉक अबाउट अक्षत जैन, लड़कियों के मन में आता है काश मैं वह गिलास होती। Anyway, so Akshat Jain, father IPS officer, mother revenue service officer, studied from the best school in Jaipur, then went to IIT Guwahati to do B design, not B Tech, B design. क्योंकि पेरेंट्स का शानदार मेंटरिंग उनके साथ था, उन्हें पता था कि B design is going to be more suitable than doing maybe B Tech mechanical engineering. The best money can buy, the best cultural capital can acquire, and he is competing with somebody, for example the National PG College Lucknow, or somebody from Gorakhpur, or somebody from Ara. Will that be equal? क्या ये वास्तव में बराबर का कंपटीशन होगा? आप आईआईटी से पढ़कर आए, आप शानदार स्कूल से पढ़कर आए, आपके पिताजी पुलिस ऑफिसर हैं, जब नॉर्मली ब्रेकफास्ट पे या डिनर पे भी बात होती होगी तो उस बात का भी जो मुद्दा होता होगा, उसका जो विषय होता होगा, वो इस व्यक्ति के जीवन में, पर्सनैलिटी में कुछ ऐड करता होगा। बट कैन बी, आई मीन ही वॉज अ वंडरफुल चार्मिंग बॉय, नथिंग अगेंस्ट हिम। उसके प्रिविलेजेस कोई उसने अप्लाई नहीं किया था उस परिवार में पैदा होने के लिए, जैसे कि डेप्रिवेशन वाले बच्चों ने अप्लाई नहीं किया होता उस परिवार में पैदा होने के लिए। सो नथिंग अगेंस्ट अक्षत जैन, बट माई क्वेश्चन इज, कैन दिस रिपब्लिक बी लेफ्ट टू ओनली अक्षत जैन्स? फिर रवि सिहाग कहां जाएंगे? रवि सिहाग अनदर आईएएस ऑफिसर, गंगानगर, हिंदी मीडियम, मां किसान है, पिताजी किसान है। एक अटेम्प्ट, दूसरा अटेम्प्ट, मैंने उसके कम से कम 7-8 इंटरव्यू, अमृत को याद होगा, हम लोगों ने लगातार लिए हैं। अब जो वीडियो पहुंचते हैं वो तो कम होते हैं ना, कई बार हम उनसे ज्यादा डिस्कशंस करते हैं। क्या इस देश को केवल अक्षत जैन चाहिए, रवि सिहाग नहीं चाहिए? क्या अब इस देश को पूर्वोत्तर से आने वाले आईएएस ऑफिसर्स नहीं चाहिए? क्या इस देश को दक्षिण से आने वाले, या किसी प्रायद्वीपीय इलाके से आने वाले, या किसी द्वीप समूह से आने वाले आईएएस ऑफिसर्स नहीं चाहिए? गांवों से आने वाले आईएएस ऑफिसर्स नहीं चाहिए? चाहिए। हम एक
बहुत विस्तृत और डाइवर्स देश हैं, इसलिए हमारी ब्यूरोक्रेसी में वही डाइवर्सिटी रिप्रेजेंट होनी चाहिए। यह फिर से गणतंत्र की मांग है और यही वह वजह है जिस वजह से मुझे लगातार लगता है कि टीयर 2, टीयर 3 सिटीज जो हैं उनको उनका हक मिलना चाहिए। हालांकि ध्यान रखिए, फिर से दोहरा रहा हूं, मजबूरी नहीं, अधिकार। अगर आपकी ये मजबूरी है कि इस समाज ने, इस राष्ट्र ने आपको आपके शहर में वो अवसर ही नहीं दिए कि आप एक बिजनेस खड़ा कर सकें, कि आप मैनेजमेंट में जा सकें और अच्छे मैनेजर बन सकें, कॉरपोरेट में अच्छी जॉब कर सकें, या अपना कोई उद्योग कर सकें, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हुआ, सोशल डेवलपमेंट नहीं हुआ और अंततः आपकी मजबूरी हो गई, जैसे कि सारे बिहार की मजबूरी दशकों से रही है कि और कुछ नहीं कर सकते, केवल सरकारी नौकरी के पीछे भागना पड़ेगा। मैं उस मजबूरी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हक की बात कर रहा हूं। क्योंकि जैसा कहा कि हर शहर से एक आईएएस होना चाहिए। मुझे नहीं पता कि हर शहर को आईएएस की जरूरत है या नहीं है, लेकिन हर शहर के हर बच्चे के पास यह हक होना चाहिए कि वो तय करे कि वह कुछ बनना चाहता है, किसी पद को पाना चाहता है, तो उसके रास्ते में न केवल तकनीकी बल्कि अन्य बाधाएं भी ना हो। आई बीन सेइंग इट फॉर मेनी मंथ्स नाउ कि सिविल सर्विसेज की जो बॉडीज हैं, यूपीएससी, उसका काम यह नहीं है कि वो सबसे अच्छे व्यक्ति का चयन करे और उसे आईएएस बना दे। नो, इट इज नॉट द प्राइमरी फंक्शन ऑफ यूपीएससी। यूपीएससी का यह काम नहीं है, क्योंकि अगर यह काम होता तो फिर मैकेंजी और जो बिग 4 हैं उनके मेथड से सिलेक्शन होता और बड़ी आसानी से टॉप, बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले आईएएस ऑफिसर आ जाते। बल्कि देश को सारे अच्छे आईएएस ऑफिसर चाहिए भी नहीं, ट्रस्ट मी। 2-4 एकदम औसत भी आ जाएंगे तब भी देश ठीक ठाक चलता रहेगा। इतने सारे घटिया नेता आते हैं फिर भी देश चलता है ना। इसलिए द एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप, yes, they should be reasonably okay, but the primary function of UPSC is not to select the best. What is the main function then? The main function is to keep the faith of the youth intact in the process of selection. आप समझ पा रहे हैं? ये ठीक वैसे है जैसे चुनाव आयोग का काम सबसे अच्छे नेता चुनकर देना नहीं है। उसका काम है कि देश के प्रत्येक नागरिक को यह लगते रहना चाहिए कि उसके वोट से नेता चुने जा रहे हैं। आई होप यू आर गेटिंग द डिफरेंस। The primary function of Union Public Service Commission is to keep the faith of the youth intact in the process of recruitment, the public recruitments. And whenever they fail in it, for example, many state public service commission have failed. पेपर लीक हो जाते हैं, फैसिलिटीज नहीं होती हैं, 50 दूसरी परेशानियां होती हैं। उस समय आर रिपब्लिक, हमारा जो गणतंत्र है, वह थोड़ा कमजोर हो जाता है। Thankfully, so far, UPSC as a body has kept that faith survive. That's why this house is full. आप लोगों को दिल में यह उम्मीद, भरोसा, विश्वास, आस्था आज भी है कि आप वहां पर जिसका चयन होता है वो उस प्रक्रिया से होता है, इस बात से नहीं होता कि कौन किसका बेटा है, किसका क्या धर्म है, किसकी क्या जाति है। एंड दैट फेथ is important. But then aspiration gap का क्वेश्चन फिर भी बना रहता है, and that's why any effort to fill that aspiration gap, चाहे वो तपस्या जैसा एफर्ट हो, चाहे वो स्टडी आईक्यू जैसा एफर्ट हो, चाहे कोई भी किसी का निजी हो, किसी ने सुपर 30 खोलकर शुरू कर दिया, किसी ने फ्री कोचिंग देकर शुरू कर दिया, किसी ने और कुछ नहीं तो एक व्यक्ति को केवल संभाल लिया और उसे मेंटरिंग करने लगा। कोई भी तरीका जो इस एस्पिरेशन गैप को दूर करता हो या कम से कम करता हो, ये जरूरी है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि मैं तो हर साल वो पीडीएफ की लिस्ट देखता हूं। आपके पास तो वो 4 ढंडन वाली रील्स जाती हैं केवल, जिसमें होता है ना एकदम अजीमो शान शहंशाह, किसी ने दरवाजा खोला, एसडीएम अंदर जाके बैठ गया, और आपके दिमाग में वो रैक्स टू रिचेस स्टोरी आकर जम गई। कुछ नहीं था, आज कुछ बन गया। बट आई लुक एट दैट एज डेटा, and look at that data, you'll realize that 95%
95% चयन आज भी उच्च मध्यवर्गीय महानगरीय बच्चों का हो रहा है। लुक एट इट, इंग्लिश मीडियम, अपर मिडिल क्लास, जनरली स्टडीड आइदर इन द कॉलेज और प्रिपरेशन इन द मेट्रोपॉलिटन। ये एस्पिरेशन गैप की स्थिति है, यानी कि लखनऊ, इलाहाबाद, इंदौर, दिल्ली, ये जो बड़े शहर हैं, जिन शहरों में यह इस कमी को दूर करने की सुविधाएं उत्पन्न हो गई हैं, वे एक मेजर पोर्शन ले जाते हैं। ये वही बीमारी है जो बीमारी कोटा ने की थी नीट और जेई को लेकर। आई होप यू रियलाइज व्हाट आई एम सेइंग, एंड दैट्स व्हाई वी नीड टू टेक इट टू एवरीवन। इसलिए एनी एफर्ट, ऐसा कोई भी प्रयास जो इस एस्पिरेशन गैप को दूर करता हो, जो व्यक्ति को, आप युवाओं को यह एहसास दिलाता हो कि आपकी जाति, आपका धर्म, आपकी क्षेत्रीयता, आपका शहर, आपके माता पिता की आर्थिक स्थिति, आपकी सामाजिक स्थिति, इनमें से कुछ भी आपके लिए बाधा नहीं बनने दी जाएगी सपना लेने और उस सपने को रियलिस्टिक मानने में। उसका हर एकदम तहे दिल से स्वागत होना चाहिए। और इसलिए मुझे लगता है, मुझे बार बार कहा जाता है कि आप सर मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप जो हैं वह इन्फ्लुएंसर हो गए हैं। मुझे लगता है कि पता नहीं, ये शायद मैं इनमें से किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, कोई बुराई नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी प्राइमरी आइडेंटिटी मेरा टीचर होना है। ठीक वैसे जैसे कि आपके, और टीचर भी, आई एम ए टीचर इन अ पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशन, और उसके बेसिस पे मैं कहता हूं कि एक टीचर होने के नाते मेरी प्राथमिक दायित्व आप लोगों के साथ, अपने विद्यार्थियों के साथ है। और उसी के आधार पर यह कहता हूं कि अपने एस्पिरेशंस को, अपने सपनों को क्योंकि देखिए दो चीजें, या तो आप अक्षत जैन हैं, यानी कि यू आर इन द क्रेडल ऑफ प्रिविलेजेस। आपके प्रिविलेज, आपके पैसे का, आर्थिक स्थिति का प्रिविलेज हो सकता है, जाति का हो सकता है, धर्म का हो सकता है, आपकी पढ़ाई लिखाई का हो सकता है, आप कौन से इंस्टीट्यूशन से पढ़कर आए इसका हो सकता है, आपका कौन सा मीडियम था इसका, तमाम प्रिविलेजेस हैं। या तो आप प्रिविलेजेस से आते हैं या आप डेप्रिवेशन से आते हैं। बल्कि सही बात कहें तो आप सब में प्रिविलेजेस और डेप्रिवेशन दोनों चीजें होती हैं। अगर आप अपने प्रिविलेजेस का, आई एम गिविंग यू, समझिए कि मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र जो मेरी जिंदगी का है वो दे रहा हूं कि या तो आपको अपने प्रिविलेजेस को ट्रांसेंड करना आना चाहिए, हिंदी में कहेंगे हमें अपने प्रिविलेजेस का अतिक्रमण करना आना चाहिए। क्योंकि अगर आप अपने प्रिविलेजेस का अतिक्रमण नहीं कर रहे तो ये प्रिविलेजेस आपकी कैद बन जाते हैं। और दूसरा, आपको अपने डेप्रिवेशंस को ओवरकम करना आना चाहिए। आप समझ पा रहे हैं? आपके पास प्रिविलेजेस हैं। मान लीजिए आप एक उच्च जाति के व्यक्ति आए, या आपको अंग्रेजी आती है, या आप मान लीजिए इस शहर में लखनऊ में आए, लेकिन आप जो है हरदोई से आते हैं, और यहां आते ही आपने कहा कि और हरदोई वाले कितने, आ जाओ एक ग्रुप बना लेते हैं। इससे ज्यादा बुरा नहीं हो सकता। हरदोई वाले तो सारे हरदोई में थे ही ना, फिर काहे लखनऊ आए तुम? और हरदोई लखनऊ तो फिर भी पास पास है। और थोड़े दूर से सोचिए, दिल्ली में जब बच्चे आते हैं तो वे बच्चे जो कि मान लीजिए रायबरेली से पहुंचते हैं दिल्ली, वो वहां जाके ढूंढते हैं रायबरेली वाले कहां हैं। अरे भैया, रायबरेली वाले रायबरेली में हैं, वहां थे तुम्हारे साथ। तुम यहां इसलिए आए हो ताकि तुम अपने से भिन्न लोगों के साथ, डिफरेंट इन एवरी सेंस, आपसे भिन्न जाति के लोग, भिन्न धर्म के लोग, भिन्न राष्ट्रीयता के लोग, भिन्न क्षेत्रीयता के लोग, भिन्न नस्ल के लोग, ये सब एक साथ मिलो। जब आप मिलोगे तो अब आपको एहसास होगा कि आपने कितने पूर्वग्रह पाल रखे थे एक दूसरे के लिए। एक अपने से भिन्न व्यक्ति से मिलना एक किताब पढ़ने के बराबर है। इसलिए अगर आपके पीयर लर्निंग ग्रुप में डाइवर्सिटी नहीं है तो आपका जो प्रिविलेजेस हैं वो आपकी कैद बन जाएंगे। यू विल नॉट बी एबल टू ट्रांसेंड देम। यू नीड टू लर्न टू ट्रांसेंड दीज प्रिविलेजेस। इट इज सो इंपॉर्टेंट। एंड सिमिलरली, किसी ने एप्लीकेशन नहीं दी होती है कि मुझे डिप्राइव्ड होना है, मैं गरीब परिवार में पैदा हुआ, मेरी जाति ये है, मेरा धर्म ये है जिसके कारण मुझे कमतर माना जाता है, मेरा जेंडर ये है जिस कारण मुझे कमतर माना जाता है। कोई एप्लीकेशन नहीं देता। लेकिन अगर आपके साथ वो डेप्रिवेशन जुड़ गया है तो आप कब तक उसका रोना रो सकते हैं? अल्टीमेटली तो आपको उससे पार पाना पड़ेगा। यू विल हैव टू ओवरकम दैट डेप्रिवेशन।
anybody who is able to identify his or her privileges and deprivation, और उनके पास वो स्ट्रेटेजी है जिससे वो अपने प्रिविलेजेस को ट्रांसेंड कर सकते हैं और डेप्रिवेशंस को ओवरकम कर सकते हैं, सिर्फ वही सक्सेसफुल होते हैं। बाकी सब विज्ञापन है। वह विज्ञापन जिसमें आपको रोज बताया जाएगा कि देखियो देखिए चक्की चलाता था, आईपीएस बन गया। ठीक है? These success stories are important because they inspire you. But you need to understand these success stories are the success stories of the person concerned. Manoj is a wonderful, I took his multiple interviews. Both Manoj and Shraddha are wonderful couple, बहुत शानदार प्यारे लोग हैं. Nothing against them, as I said, nothing against Akshat Jain. लेकिन we need to understand their success story is their success story. You will have to craft your own success story because your deprivations are different and your privileges are different. इसलिए प्लीज कीप एन आई ओपन। ऐसा कोई भी उपक्रम जो आपके डेप्रिवेशंस को ओवरकम करने में मदद करता है या आपके प्रिविलेजेस को ट्रांसेंड करने में मदद करता है, उस पर झपट्टा मारकर बैठ जाइए, क्योंकि वो एक ऐसा लर्निंग अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसा सीखने का अवसर है कि उसे अगर आप जाने देते हैं, क्योंकि स्टोरी ऑफ फेलियर्स आर नथिंग बट स्टोरी ऑफ मिस्ड चांसेस। आपके पास लर्निंग अपॉर्चुनिटी थी, आपने उसका फायदा नहीं उठाया, उसे आपने जाने दिया, बस यही आपका फेलियर है। एंड फाइनली आई नो आई वाज टोल्ड दैट देयर इज एन इवेंट एट 3 एंड आई हैव ऑलरेडी टेकन अराउंड 25 मिनट्स। मैं उन चीजों, इसलिए मैं केवल समेटते हुए कुछ बेसिक सी बातें कह रहा हूं। पहली बात, समेटने वाले सेंस में, सार के सेंस में, पहली बात कि आपका इस लखनऊ के सभागार में होना एक अवसर भी है और एक सीमा भी है। मुझे इस किस्म के सभागारों में जब बात करने का मौका मिलता है तो कभी वो आईआईटी के सभागार होते हैं, कभी वो एनआईटी के सभागार होते हैं, कभी वो दिल्ली विश्वविद्यालय या उसके कॉलेजेस के सभागार होते हैं। नेशनल पीजी कॉलेज के सभागार ऐसे कम होते हैं। क्यों कम होते हैं? क्योंकि विजेंद्र चौहान को अफोर्ड नहीं कर सकते। आई होप यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। So for you, this is an opportunity as well. But at the same time, it also make you realize your deprivations. क्योंकि सेंट स्टीफेंस कॉलेज को केवल एक ईमेल लिखना होता है और विजेंद्र चौहान वहां पहुंच जाते हैं, राइट? बिकॉज इट इज माई यूनिवर्सिटी, मुझे लगता है मेरा विश्वविद्यालय है, जाना भी तो आसान है, गाड़ी कॉलेज से जाते समय रास्ते में रोक लूंगा। But that is not a privilege that is available to National PG College, right? And अपना नाम लेना के बदतमीजी है, लेकिन मैं केवल सिखाने समझाने के लिए कह रहा हूं। आप इसकी जगह पे कोई और नाम रख सकते हैं, ठीक है? तो वो जो प्रिविलेजेस दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजेस को, आईआईटीज को, एनआईटीज को अवेलेबल हैं, वो आपके पास अवेलेबल नहीं है। इसलिए आपको अपने डेप्रिवेशंस को ओवरकम करना, इस वाले हिस्से को ओवरकम करना सीखना पड़ेगा। आपको शायद ऑनलाइन पे ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी जो शायद उन लोगों को ना लगानी पड़े, राइट? सो यू नीड टू वर्क हार्ड टू ओवरकम योर डेप्रिवेशन। बट एट द सेम टाइम आप लखनऊ में हैं, लखनऊ में होना भी तो एक प्रिविलेज है ना। आपको इस प्रिविलेज को भी ट्रांसेंड करना पड़ेगा। इसी संदेश के साथ मैं फिर से नेशनल पीजी कॉलेज का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। फिर से याद दिलाता हूं कि विजेंद्र चौहान यहां खड़े हैं क्योंकि कभी इस अवध में कोई था जिसे यह लगा कि दिल्ली के तालिबों को मदद की जरूरत है और अवध का हाथ वहां मदद के लिए पहुंचेगा। गोमती का शुक्रिया कि उसने कभी यमुना को सहारा दिया। आप सब लोगों का शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया। थैंक यू वेरी मच। बस थोड़ा सा और। बस एक शब्द कहूंगा, अद्भुत। सर से जब पहली बार मेरी मुलाकात हुई थी तो मैंने कहा था कि जैसे कबीर को हम रैशनैलिटी का लिटमस टेस्ट कहते हैं, वैसे यूपीएससी की जीजी विशा का लिटमस टेस्ट मैं सर को कहता हूं। और आज
जब मैं पहली बार सर को लाइव सुन रहा हूं यहां पे पीछे बैठ के, तो मुझे उसी भक्ति काल के कवि यानी कि सूरदास याद आ रहे हैं, जो शायद पूरे विश्व में वात्सल्य के सम्राट कहे जाते हैं। और मुझे लगा कि मैं पीछे बैठ के सिर्फ लीला पद सुनने जा रहा हूं। लग रहा है कितनी तालियां बजाऊं, कितनी तालियां कम पड़ जाएं ऐसी बात पे। सर थैंक यू सो वेरी मच। चूंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट बहुत से प्रश्न पूछना भी चाहते होंगे, तो एक सेशन शुरू करते हैं जहां पे आपके जो प्रश्न हैं आप हाथ खड़े कर दीजिएगा। हमारी टीम है यहां पे, वो आप माइक दे देगी, आप उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं। जिन भी फैकल्टी से, मेंटोर से आप पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो एक बार शंख, अगर आप में से किसी का भी कोई जेन्युइन, कोशिश कीजिएगा थोड़े जेन्युइन और अच्छे प्रश्न पूछें। माइक थैंक यू सो मच सर। सर मेरा क्वेश्चन सर बहुत सीधा सा है सर, कि विजेंद्र सर से है कि सर जैसा आपने कहा कि हाँ गणतंत्र है, तो अभी बहुत पहले मैंने पहले देखा था कि उसमें लैटरल एंट्री भी थोड़ा सा आया है। थोड़ा सा शांत हो जाइए। और एक चीज और बता दें, रुक के जाइए, आप लोग के लिए रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था भी है, ठीक। जी सर। तो सर लैटरल एंट्री सर हमें भी मिलेगा? बिल्कुल सर, अरे सर जी बेटे पूछिए, आप पूछिए। सर लैटरल एंट्री का शब्द सर आया था, तो सर वो उसमें विकास सर ने कहा था कि हम ऐसा नहीं है कि किसी इंजीनियर को या फिर किसी हम इंजीनियर को प्रिविलेज दे रहे हैं, जैसे आपने प्रिविलेजेस की बात करी, मैं उस आधार पे कह रहा हूँ। तो उन्होंने कहा था कि एक डोमेन होता है, सपोज दैट कि अगर हमें किसी को फाइनेंस सेक्रेटरी बनाना है और अ पर्सन हु हैव अ वेरी गुड एम्पायर, सो हम उसको उस फाइनेंस सेक्रेटरी तक उसे पहुंचा सकते हैं। तो सर ये लैटरल एंट्री कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि हमारे गणतंत्र को सर ये खतरे में डाल रहा है? एम आई ऑडिबल? देखिए, लेटरल एंट्री को लेकर मिक्स्ड ओपिनियन दिल्ली में देखने को मिलती है। जोखिम है इस बात को यहाँ कहने का, लेकिन जब हम एक नई योजना शुरू करते हैं तो उसका पीरियोडिक रिव्यू किया जाता है। मैं पिछले साल जब मॉक इंटरव्यूज़ ले रहा था तो मेरे साथ के जो सीनियर आईएएस ऑफिसर्स, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर बैठे थे, उन लोगों ने बताया कि ये लोग जो लेटरल एंट्री से पहुंचे, बिकॉज जिन लोगों को नहीं पता, जॉइंट सेक्रेटरी एंड अबव लेवल पर ये अपॉइंटमेंट्स होते हैं, और इन अपॉइंटमेंट्स में कई बेसिक चीज़ों की सुविधा रहती है, जैसे इसमें आरक्षण लागू नहीं किया जाता, जैसे कि इसमें जिस डाइवर्सिटी का ध्यान बाकी जगहों पर रखा जाता है वो यहाँ पर नहीं रखा जाता, और अलग अलग जगहों से कहा जाता है कि लोग आते हैं और इस नौकरी को देखते हैं। लेकिन क्या पिछले कुछ सालों में उनकी तरफ से ऐसे कुछ पॉलिसी इंटरवेंशंस हुए हैं जिनसे ये लगे कि यह वाकई बहुत महान कार्य था? पहली बात। और दूसरी बात, वे इस आशंका का क्या करेंगे कि वे कॉरपोरेट इंस्टॉल्स हैं इन द ब्यूरोक्रेसी, क्योंकि इससे पहले अलग अलग कॉरपोरेट्स में वो इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर थे, और कॉरपोरेट्स को जाहिर है कि पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए अपने लोग पहुंचाने होते हैं। तो ऐसे में ऐसा तो नहीं कि वो ड्यूअल पे रोल पर हों, जिसका मतलब है कि कॉरपोरेट्स का भी काम कर रहे हैं और ब्यूरोक्रेसी में भी बैठे हैं। हालांकि कई देश, कई अच्छे लोकतंत्र जैसे कि अमेरिका इस बात को फॉर्मलाइज करके रखता है कि ठीक है, दे आर लॉबिंग एजेंसीज, आप कॉरपोरेट के व्यक्ति हो सकते हैं और पॉलिसी में आ सकते हैं। इलॉन मस्क के बारे में we are moving from a kind of a democracy that we had to something that is more or less a corporate run thing. But personally मुझे lateral entry का जो प्रश्न है वह उतना आशा से भरा हुआ नहीं लगता। मेरा तो व्यक्तिगत विरोध उससे इस वजह से भी है कि वह डाइवर्सिटी के जो आधारभूत सिद्धांत हैं उनका पालन नहीं करता, क्योंकि इन लोगों में जो लोग लेटरल एंट्री वाले जो लोग होते हैं उनमें दलित नहीं होते, उनमें महिलाएं कितनी होंगी इसका कुछ हिसाब नहीं होता, उसमें ओबीसीज का हिसाब नहीं होता, उसमें आदिवासियों का हिसाब नहीं होता। और मेरे लिए, जैसा मैंने कहा
मेरे लिए ब्यूरोक्रेसी जो है वह इस गणतंत्र में हर एक नागरिक को बराबर हक देने का सवाल है, एंड दैट्स व्हाई आई बिलीव दैट लेटरल एंट्री इज नॉट नेसेसरीली द बेस्ट आइडिया। एक मिनट शशांक, एक मिनट, चूंकि हजारों स्टूडेंट्स हमें लाइव भी देख रहे हैं, तो कुछ आप जो लाइव देख रहे हैं वो हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। एक प्रश्न आ गया है लाइव से, उसको ले लेते हैं, फिर उनसे भी कंटिन्यू करेंगे। सर, एक प्रश्न है कि यूपीएससी में, ये ऑनलाइन चैट पे आ रहा है तो मेरे पे फीड लाइव भेज रहे हैं प्रश्न। सर, यूपीएससी में लक का कितना इंपॉर्टेंस होता है? एक उसी का पार्ट 2 है कि क्या यूपीएससी की जर्नी में हमारे पास प्लान बी भी होना चाहिए? ओके, पता नहीं आप लोग मुझे जब मैं इसका उत्तर दूंगा तो पसंद कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, आई एम सो सॉरी। लेकिन मैंने हमेशा इस बात को कहा है कि अगर आप यू आर गेटिंग इनटू अ रिलेशनशिप, यू नीड टू हैव अ ब्रेकअप प्लान रेडी, राइट? if you intend to marry, you should have a divorce plan ready. Similarly, if you're getting into the preparation model, किसी भी तरह का, चाहे वो एसएससी का हो, यूपीएससी का हो, पीसीएस का हो, आपके पास अपना एग्जिट प्लान रेडी होना चाहिए। मैं उसे बैकअप प्लान भी नहीं कह रहा, एग्जिट प्लान रेडी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको 6 अटेम्प्ट मिले तो आपको 6 के 6 लेने ही। आपकी स्ट्रेटेजी तय करेगी कि आप 3 लेना चाहते हैं, 4 लेना चाहते हैं, 1 ही लेना चाहते हैं। दैट शुड बी योर प्लान एंड यू शुड हैव एन एग्जिट प्लान। और एग्जिट प्लान जब होगा तब प्लीज समझिए ना, यूपीएससी एक रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है, वो एक क्वालिफिकेशन नहीं है। अलग बात है कि एग्जामिनेशन का नेचर इतना खूबसूरत है कि जब आप इसकी तैयारी करते हैं तो आपके अंदर कुछ एडिशनल ऐसा लगता है कि कुछ नई चीजें आपने सीख ली हैं एंड क्वालिफाइड, फाइन, बट इन इटसेल्फ इट इज नो सर्टिफिकेशन। सो अपने आप में ये एक रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है, इसलिए आपके पास प्लान बी होना चाहिए, मेरा अपना मानना है। आपके पास फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ग्रेजुएशन करने के बाद ये परीक्षा दे रहे हैं, एक साल का ब्रेक लीजिए, 2 साल का ब्रेक लीजिए, परीक्षा कीजिए, उसके बाद पीजी कर लीजिए, या जिस विषय में, लॉ में, एजुकेशन में, जिसमें आप पढ़ाई करना चाहते हैं उसमें पढ़ाई करते रहिए, या नौकरी करना चाहते हैं या स्टार्टअप करना चाहते हैं, आपके पास वह होना चाहिए। यह एक बड़ी गलतफहमी है कि प्लान बी की बात करना या पैरेलल पाथ का होना कॉन्फिडेंस के कम होने को दिखाता है। हम सब लोग जो यहां बैठे हुए हैं, सब प्लान बी में ही यहां बैठे हुए हैं। हम में से कोई भी ये सोचकर बड़ा नहीं हो रहा था कि एक दिन नेशनल पीजी कॉलेज में जाऊंगा और भाषण दूंगा, राइट? इट इज आवर प्लान बी एंड ट्रस्ट मी, इट्स अ वंडरफुल पाथ सो फार। मैं इतना सा भी रिग्रेट नहीं करता कि मैं ब्यूरोक्रेसी में नहीं हूं। सो हैविंग प्लान बी इज नॉट एट ऑल अ बैड आइडिया, दैट्स व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग। एज फार एज लक इज कंसर्न, देखिए लक बहुत ना डाइसी सा वो है, इसका कोई एग्जैक्ट परिभाषा है नहीं। सीधा ये मान लिया जाता है कि आपने कुछ सोचा था, आपने जो सवाल सोचा था, बाई चांस वही सवाल आ गया, आपने कहा ये लक है। बट आई थिंक दैट थिंग मैटर्स, जो कहता है ना, लक फेवर्स द ब्रेव। अगर आपने तैयारी अच्छे से की है, तब हो सकता है कि 2 बहुत अच्छे से तैयारी करने वाले लोगों के बीच में अंतर भाग्य का हो जाए कि आपने जो सवाल तैयार किया था आज वो आ गया, दूसरे व्यक्ति ने वो सवाल 1 हफ्ता पहले तैयार किया था, इसलिए थोड़ा सा कम फ्रेश मेमोरी में था। लेकिन अगर आप कहें कि आपने कोई तैयारी नहीं की थी, वही 5 सवाल आपने पढ़े थे और वही 5 सवाल वहां आ गए, ऐसा लक किसी का नहीं होता। सो यू नीड टू प्रिपेयर वेरी वेरी हार्ड एंड देन यू मे अज्यूम कि आप लक शुड फेवर यू। लक विल नॉट फेवर यू इफ यू आर नॉट ब्रेव, इफ यू आर नॉट वर्किंग हार्ड। दैट्स व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू। गुड इवनिंग सर, माय क्वेश्चन इज़ फ्रॉम विजयन सर। सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि लड़कियों के लिए प्रिपरेशन कितनी मुश्किल होती है, क्योंकि मेरे साथ एक ऐसा एक्सपीरियंस हो चुका है। एक लड़की थी, मेरे घर के बाजू में ही रहती थी, तो वो पढ़ना चाहती थी, बट वो गरीब थी बहुत ज़्यादा, हमारे घर आया जाया करती थी। तो जब मेरे पापा की जॉब स्टेबल हो गई यहाँ लखनऊ में, तो हम शिफ्ट कर रहे थे, तो वो आई हमारे पास और उसने बोला कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, अगर मैं यहाँ पे रहूँगी तो मैं नहीं पढ़ पाऊँगी, आप लोग मुझे अपने साथ लेके चलिए। तो मेरे पेरेंट्स ने उसके पेरेंट्स से बोला कि चलो तुम हमारे साथ, हम तुम्हारे पेरेंट्स से बात करते हैं। वो सर 7 बहनें थी और 2 भाई थे उनके, तो उनके पेरेंट्स माने ही नहीं, तो इसलिए अभी वो गांव में है और मे भी 1-2 साल में उसकी मैरिज हो जाए, तो इसलिए बच्चे सवाल पूछने के लिए मैं अपने कॉलेज में जेंडर पढ़ाता हूँ, और इस किस्म के जो इनविजिबल दिखने वाले बैरियर्स होते हैं
ये हमारे समाज की सच्चाई है और आपका ये कहना बिल्कुल सच है कि लड़कियों के लिए लड़ाई दोहरी होती है। इसीलिए आपको हैरानी होगी कि जो कई बार यूपी, बिहार और राजस्थान के लड़के बहुत नाराज़ हो जाते हैं जब मैं इस बात को दोहराता हूँ। मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आप यूपी, बिहार, राजस्थान के लड़के हैं और आपके मन में आईएएस बनने का सवाल आया तो फिर से सवाल पूछ लीजिए कि आप ही का सपना है या शर्मा जी के बेटे की वजह से आ गया है, भौकाल की वजह से आ गया है, दूसरी चीज़ों की वजह से आ गया। लेकिन अगर आप इन्हीं राज्यों की लड़की हैं और आपके परिवार में गलती से भी ये बात हो जाए कि चलो इसको तैयारी के लिए दिल्ली भेज देते हैं, इलाहाबाद भेज देते हैं, लखनऊ भेज देते हैं, तो आपका मन ना भी हो तब भी कूद पड़िए इस आइडिया पर। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? अगर आप मान लीजिए आपके घर वालों ने गलती से किसी दिन कह दिया कि बेटे को तो भेजा था, बेटी जा तू भी 2 साल के लिए 3 साल के लिए दिल्ली चली जा और यूपीएससी की तैयारी कर ले, आपका इरादा नहीं है यूपीएससी तैयारी करने का, फिर भी मौका मिल रहा है तो कूद पड़िए इस पर। क्यों? क्योंकि जब आप 2 या 3 साल इस महानगर में रहेंगे आकर, तो इस 2-3 साल में आप आईएएस बने या ना बने, इस प्रोसेस में जो लिबरेशन आप हासिल करेंगे, जो आजादी, जो बंधनों से मुक्ति आप हासिल करेंगे, उसकी कीमत आईएएस बनने से कम नहीं होने वाली है आपके लिए। द प्रोसेस इटसेल्फ इज लिबरेटिंग। द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सिविल सर्विसेज, जो आप लोग उन पीयर ग्रुप के अपने दोस्तों के साथ तैयारी कर रहे होंगे, जिसमें लड़के भी होंगे, लड़कियां भी होंगी, जिसमें देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए लोग होंगे, उनके साथ बातचीत करेंगे, उनके साथ सीखेंगे, शेयर करेंगे। इसमें जो इमेंसिपेशन होगा, इसमें जो आपका विकास होगा, वह हासिल करने में अन्यथा आपको एक और पूरी पीढ़ी लगेगी। वह बच्ची जो वहां रह गई, अब उसकी अगली पीढ़ी तक के लिए उसका जो सपना था वह कम से कम पिछड़ गया, और एक पीढ़ी बहुत बड़ा अरसा होती है। तो यस, देयर इज अ डिफरेंस सोशल कैटेगरीज के बेसिस पर, इट्स अ डिफिकल्ट थिंग, बट देन देयर आर अदर वेज। फॉर एग्जांपल, यू कैन टेक ऑनलाइन कोर्सेज। अगर आपको विदेश नहीं भेजा जा रहा, आपको दूसरे शहर नहीं भेजा जा रहा, आप ऑनलाइन कोर्सेज से कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा, अल्टीमेटली आपको स्ट्रेटेजी इवॉल्व करनी पड़ेगी कि आप इस डेप्रिवेशन को कैसे ओवरकम करते हैं। मैं सिर्फ खड़ा होकर यह कह सकता हूं कि हां, आई एग्री that there are deprivation on the basis of gender and other social categories. My name is Faiza Razi and I am first year student in BA. सर, मेरा सवाल ये था कि कभी कभार तो हम 10th तक या बचपन का ख्वाब लेकर जीते हैं कि हमें आगे चल के IAS ऑफिसर बनना है या कुछ भी, मेनली मेरा फोकस IAS ऑफिसर ही की तरफ होगा। बट आफ्टर डूइंग 10th और ग्रेजुएशन वो चीज़ें बदल जाती हैं। कभी कभार पेरेंट्स का रोल होता है इसमें, फ्रेंडशिप का, फ्रेंड्स का, सोसाइटी का, इन्वायरमेंट का, तो वो चीज़ें बदल जाती है। फिर वो जैसे कहते हैं ना, चाइल्डहुड ड्रीम वो छूट जाता है। अगर किसी को फिर वो ख्वाब को ज़िंदा करना है बेसिकली, तो उसे कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? आई एम आस्किंग फ्रॉम ज़ीरो लेवल। आपने अपने प्रश्न में, अपने सवाल में उत्तर दिया है। जीरो लेवल से शुरू करना चाहिए। देखिए, एक चीज़ मैं कहूँगा, क्योंकि आपके इस सवाल से मैं निजी तौर पर थोड़ा सा जुड़ा हुआ हूँ, पर्सनली जुड़ा हुआ हूँ। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी में ऐसा होता है, किसी परिस्थिति की वजह से या फिर किसी भी रीज़न से आपने जो सपना अपने बचपन में संजोया था वो पूरा नहीं हो पाता, या फिर सर ने जैसा अपने बताने में कहा कि कई बार आप ये मान लेते हैं कि मैं इस लायक नहीं हूँ और अपना असेसमेंट या जजमेंट अपने बारे में गलत कर बैठते हैं। लेकिन समय आता है ऐसा जब आपको लगेगा कि अगर आपने फिर से इस सपने को नहीं जिया तो आप जीवन भर इसी रिग्रेट में रह जाएंगे कि अगर मुझे मौका मिला रहता तो मैं कर लेता या कर लेती। ये रिग्रेट खतरनाक है। बेशक जिंदा कीजिए फिर से अपने सपने को, जीरो से ही तैयारी कीजिए, क्योंकि अगर आपने 4, 5, 6 साल छोड़ दिया है तो जीरो से ही तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि चीजें बदल चुकी होती हैं, पूरा ट्रेंड बदल चुका होता है। जितने को दिख रहे हैं ये लोग चर्च जो हैं वो हमेशा ट्रेंड एनालिसिस करते हैं। इनका सबसे ज्यादा टाइम कहां जाता है कि इस साल पे कैसा आया और ये बदलाव क्या दिखा रहा है, यूपीएससी की सोच के बारे में बता रहा है। तो आपको भी ये माइक भी कैजुअल ही है।
नहीं सर, मैं एक चीज़ एक्चुअली एक अनाउंसमेंट ये थी कि ऑनलाइन बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, जो बच्चे हमें लाइव देख रहे हैं उनसे बस ये कहना चाहूँगा कि आप अपने प्रश्न पूछते रहिए, हमारी सोशल मीडिया टीम भी रिप्लाई करती रहेगी और हमारे सेशंस लगातार स्टडी IQ पे आते रहते हैं, तो वहाँ पे भी आपको उत्तर मिलते रहेंगे, ये बस कहना था। और हाँ, इस कैजुअल का क्या करें? और मैं ये कह रहा हूँ कि आप सबको 2-3 चीज़ें और थोड़ा स्पष्ट करते चलूँ। इवेंट जब हो भी जाएगा, अभी तो चल रहा है, उसके बाद भी फैकल्टीज़ आपके गेस्ट रहेंगे, तो आप तब भी उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। बाकी जो माइक वाले सर थे, शशांक सर, अगर क्वेश्चन अभी सर चलता। हाँ, तो अच्छा, ऊपर सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो मैंने कहा, बीच में बात कट गई, कि रिग्रेट नहीं होना चाहिए लाइफ में। और लाइफ में आप IAS बनेंगी या नहीं बनेंगी, लेकिन आपको ये अफसोस कतई नहीं होना चाहिए कि मुझे मौका नहीं मिला। अगर आपके पास समय है, उम्र के भीतर दायरे में है कि आप तैयारी कर सकती हैं, तो उस मौके का फ़ायदा उठाइए। ठीक है, रीस्टार्ट करना है, ज़ीरो से ही स्टार्ट करना है, और उसके लिए तैयारी कैसे करनी है, इसके लिए तमाम सारे लोग वीडियोज़ पर आपको बताते रहते हैं। आज भी इस इवेंट के बाद, क्योंकि लंबा हो जाएगा, शशांक सर भी हैं, मैं हूँ, किसी भी टीचर से आप मिलकर इसके बारे में अभी समझ लीजिएगा। उसका भी रिग्रेट नहीं करना है कि ये लोग तो आए थे चले गए बिना बताए, आज ही बता कर जाएंगे। ठीक है, विजेंद्र सर से क्वेश्चन है। सर, अक्सर कहा जाता है लड़कियों के लिए सेफ करियर या तो डॉक्टर या टीचिंग लाइन में माना जाता है, तो इस चीज़ पे आप क्या कहते हैं? बेसिकली आई एम टारगेटिंग मुस्लिम कम्युनिटी। हमें कहा जाता है कि आप टीचर या डॉक्टर बनेंगी तो ज़्यादा सेफ वो रहेगा करियर ऑप्शन। बच्चे, मैंने इस बात का उत्तर अपने वक्तव्य में भी देने की कोशिश की थी कि द एस्पिरेशन आर कल्चरली कंस्ट्रक्टेड। स्वप्न जो होते हैं वो उनकी एक सांस्कृतिक निर्मित होती, समाज निर्मित करता है कि आप क्या सपने रीजनेबली लेना पसंद करेंगे या ले पाएंगे। इस वजह से आपका कहना बिल्कुल सच है कि हमारे देश में अभी भी ऐसे समुदाय, ऐसे समाज, ऐसी सामाजिक स्थितियां हैं जिसमें कहा जाता है कि जेंडर डिसाइड करेगा कि आपको क्या क्या सपने लेने हैं। आप डॉक्टर बन जाइए, आप टीचर बन जाइए, और पत्नी बन जाइए, और माँ बन जाइए। अल्टीमेटली आपका कैरियर डिसाइडेड है, कोई हैरानी की बात नहीं है। रंगभूमि की पहली लाइन शुरू होती है प्रेमचंद की, वो कहते हैं कि इस देश में अंधों के लिए एक बना बनाया नाम है सूरदास, और एक बना बनाया काम है भीख मांगना। अब देखिए कि कैसे उस व्यक्ति की जो शारीरिक स्थिति है, उसकी बॉडी की का एबल या डिसेबल होना है, वो इस देश में पूरी की पूरी बिरादरी के लिए तय कर रहा है कि वो क्या सपने ले सकता है, क्या बन सकता है, उसका नाम तक क्या होगा। सो यस, दैट इज द केस, बट देन एज आई सेड, वी नीड टू ओवरकम दिस। मैं ये नहीं कह रहा कि टीचर बनना बुरा है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि डॉक्टर बनना बुरा है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट हैज टू बी योर एजेंसी, जिससे कि आप तय करेंगे कि आप क्या बनना चाहते हैं। ना तो एल्गोरिथम्स तय कर रही होनी चाहिए, शॉर्ट्स की, रील्स की, वीडियोस की, ना माता पिता तय कर रहे होने चाहिए, ना विजेंद्र चौहान तय कर रहे होने चाहिए। इट शुड बी योर डिसीजन, योर एजेंसी टू डिसाइड कि व्हाट यू वांट टू बिकम, इवन इफ इट इज जस्ट एन एफर्ट एंड यू फेल, डजंट मैटर। भले ही वो अंततः आप असफल हो जाए, लेकिन आपको अपना पूरा जो बेस्ट है वह देने की कोशिश करनी चाहिए उस सपने के लिए जो आपके हिसाब से आपका सपना है, और बिना लड़े कुछ नहीं मिलता, यकीन कीजिए। और सर, आपने जो बताया, इसी पे कटाक्ष रघुबीर साहे ने भी लिखा हुआ है कि मैं उसे कटाक्ष ही मानता हूं कि पढ़िए गीता, बनिए सीता, फिर इन सब में लगा पलीता, किसी मूर्ख की हो परिणीता, निज घर बार बसाइए, होए कटीली, आंखें गीली, तबीयत ढीली, लकड़ी सीली, घर की सबसे बड़ी पतीली, भरकर भात पकाइए। भात पकाना आपका काम नहीं है, आपका काम आगे बढ़ना है।